डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। मई जून 2016 का ये क्वेश्चन है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। अलिफ इज़ अ ट्रेडर। ही डज़ नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। नंबर वन, समराइज बेस्ट बैंक ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। समराइज्ड है, ये रिसिट्स है, आपकी 3 रिसिट्स हैं और ये आपके पास 4 पेमेंट्स। अच्छा, गौर से यहाँ पर कुछ बातें समझनी है। रिसिट्स मतलब पैसा आया। कहाँ से पैसा आया? ट्रेड रिसेबल। जिन कस्टमर्स को आपने उधार पे माल बेचा हुआ था उनसे उधार के बदले आपको पैसा मिला है टोटल $32,000। उसके बाद कैश पे जो सेल्स की उससे पैसा आया $7,400। ये अधूरी बात है। कैश पे सेल करके पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दे, ये वो बात है। इंटरेस्ट के बदले पैसा मिला $600। ठीक है। पेमेंट साइड पर ट्रेड पेबल यानी कर्जदारों को जो उधार देना था वो आपने अदा किया 29,000। इक्विपमेंट परचेज किया $2,500 का। रेंट पे किया $8,000 का और अदर एक्सपेंसेस पे किया आपने $6,500। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसको गौर से समझिएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑल कैश सेल्स फॉर बैंक। जो भी आपने कैश पे सेल किए वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दी। ये बात यहाँ पर लिखी हुई। $7,400 की आपने कैश पे सेल्स की, वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दी ऑन द डे ऑफ द रिसिट विद द एक्सेप्शन। जिस डे पे आपने सेल की उस डे पे पैसा रिसीव किया और उसी दिन आपने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया, सिवाय इसके अलावा ऑफ द फॉलोइंग विच वर पेड आउट ऑफ कैश रिसिट। वो कह रहे हैं, कहने का मतलब ये कि ये जो हमने कैश पे सेल की ना, इससे पैसा आया और ये पैसा हमने उसी वक्त कहाँ जमा करवा दिया? बैंक में जमा करवा दिया। लेकिन कह रहे हैं इसके अलावा हमने कुछ सेल और की है, लेकिन उससे जो पैसा आया ना, वो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, बल्कि उससे हमने 2 काम किए। उससे हमने वेजेस पे कर दी और उससे हमने ड्राइंग कर ली। किससे? कैश पे जो सेल्स की उससे, कैश रिसिट। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कैश आया, सही है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कैश पे सेल की है, इस कैश सेल के अलावा हमारे पास मज़ीद कहीं से पैसा आया। कहाँ से पैसा आएगा? जो आप कैश पे सेल करेंगे। तो वही बात करें कि इसके अलावा हमने मज़ीद कैश पे सेल किए, लेकिन उससे जो पैसा आया ना, वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। ठीक है। होना ही चाहिए था कि जो मज़ीद हम, पहले इसका टोटल कीजिए। इसका टोटल कितना बनता है? यहाँ लिखा हुआ है $20,500। इसका टोटल मैं यहाँ पर रफ में कहीं लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए। $20,500। वो ये कह रहे हैं कि $20,500 की हमने मज़ीद कैश पे सेल्स की है। ये पैसा आया तो कहाँ लिखना चाहिए था आपको? रिसिट साइड पर। या आप यहाँ पर लिखते हैं रिसिट साइड पर 20,500। और फिर इसी पैसे से आपने 2 काम किए, वेजेस पे कर दी और ड्राइंग कर ली। तो पैसा चला भी गया तो कहाँ लिखना चाहिए था आपको? इसे पेमेंट साइड पर। आपने बोला क्या पहले मैं लिखूँ पैसा आए फिर मैं लिखूँ पैसा जाए? डायरेक्ट मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ, है ना भाई। ज़रा गौर से समझिएगा। आपने मुझे फ़ीस पे की $200। $200 नहीं सर, ₹200 है आपकी फीस। हाँ चलो ₹200। आपने जो ₹200 फीस पे की, ये ₹200 का मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में बैलेंस डलवा दिया। पैसा आया, पैसा चला गया। अब मैं ये सोचा होना क्या चाहिए सर? होना ही चाहिए कि पहले आपको 200 आपको अपने रिसिट साइड पर लिखना चाहिए क्योंकि पैसा आया, और फिर 200 आपको अपने पेमेंट साइड पर लिखना चाहिए क्योंकि आपके कारोबार से पैसा गया। होना ये चाहिए। मैंने बोला यार पैसा 200 आया भी और फिर वही 200 चला भी गया, खर्च भी हो गया, तो मैं ना लिखूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। यानी आपके बैलेंस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन आपकी डिसीजंस मेकिंग पे ज़रूर इफेक्ट पड़ सकता है। आपको नज़र आया कि सर हमारी तो सेल ही नहीं हुई, है ना। तो होना ये चाहिए था कि आपके पास जो ये पैसे हैं ना, जो आपने खर्च किए हैं वेजेस में और ड्राइंग में, कितने? $20,500 ये आपने पे कर दिए। ये पे कब किए? जब आपके पास ये पैसा आया था। कहाँ से आया था? कैश पे सेल्स करने से आपके पास ये पैसा आया। तो पहले आपको ये पैसा यहाँ लिखना चाहिए था और फिर जब पे कर दिया तो आपको इसे पेमेंट साइड पर भी लिखना चाहिए था। बहरहाल आपने इसे लिखा ही नहीं, ना यहाँ लिखा और ना यहाँ लिखा, इसीलिए ये कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छा, अब नीचे चलते हैं। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए सारे, ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, ये सारी बातें आपको पता है। क्या क्या है इसमें? इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल है, ट्रेड पेबल है, वेजेस है। वेजेस जो है वो ओ है, ओ मतलब एक्रूड है, आपको सैलरी देनी है। रेंट प्रीपेड है, बैंक है और कैपिटल है। अच्छा, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मिसिंग है। बैंक की क्लोजिंग वैल्यू मिसिंग है और कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू मिसिंग है। ठीक है भाई, छोड़ दीजिए इसको। कहते हैं आपसे सवाल में कि सर सबसे पहले तो आप हमें सेल्स रेवेन्यू मालूम करके बता दीजिए कि हमारे बिजनेस की रेवेन्यू यानी सेल्स रेवेन्यू क्या है। अच्छा, रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मालूम करने के लिए आपको मैंने बिल्कुल शुरू में जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाया था। इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, आपकी सेल्स रेवेन्यू मालूम हो जाएगी। आइए मालूम करते हैं। हम अपनी सेल्स रेवेन्यू मालूम करने जा रहे हैं, टोटल सेल्स रेवेन्यू।
ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा कि कैश पे, बल्कि कह रहे हैं टोटल सेल्स में जो भी आपकी सेल्स है वो मालूम करके बताइए। तो इसके लिए तरीकार ये कि सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग, इसको बल्कि ऐसे लिखता हूँ क्लोजिंग, बस सही लिखा था यार, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, हाँ देखो ज़रा कंफ्यूज कर दिया मुझे, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। अब ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है, ट्रेड रिसीवेबल ये रहा, इसका क्लोजिंग बैलेंस ये वाला है $18,350, तो मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ $18,350, नीचे हो गया थोड़ा, ये यहाँ आना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, इसमें सर ये रहा, इसमें ऐड कर दीजिए रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर, जो भी आपने कस्टमर से अपने पैसा रिसीव किया वो आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देता हूँ रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ये मेरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नज़र आएगा, चेक करता हूँ, ये लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल, अपने कस्टमर से जो पैसा मुझे रिसीव हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल के बदले जो पैसा रिसिट साइड पर आया, पैसा मिला है, ये वो है, ठीक है, $32,000। ये आप इसमें क्या कर दीजिए सर, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया भाई, ये फॉर्मेट इसका ख़राब हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके एक अमाउंट आएगा मेरे पास, ऐड करके जो भी अमाउंट आया उसे छोड़ दीजिए, कोई नाम नहीं dीजिए। फिर फॉर्मूले पर आ जाइए, फॉर्मूला कहता है कि सर इसमें से माइनस कर दिए ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है भाई, माइनस कर देते हैं, लेस ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस। अब ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ये रहा $17,600, ये सर आप इसमें से माइनस कर दीजिए, जी बिल्कुल माइनस कर देते हैं, $17,600, ठीक है जी। माइनस करके आपके पास जो वैल्यू आएगी उसे हम नाम देंगे क्रेडिट सेल्स का, ये आ गई हमारे पास क्रेडिट सेल्स, यानी हमने जो उधार पर सेल्स की है ये वो है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ उधार की बातें की थी। तो ये हमारे पास उधार की सेल्स आ जाती है $32,750, ठीक है, ये हमारी क्या है, क्रेडिट सेल्स। अब इस क्रेडिट सेल्स में हमें ऐड करना है अपनी कैश सेल्स को, फॉर्मूले के मुताबिक, ये तो सिर्फ उधार की सेल हुई है, उधार की सेल में सर आप इसमें प्लस करेंगे अपनी कैश की सेल्स। अब कैश पर जो सेल की है ना भाई वो समझ लीजिए, एक तो कैश की सेल्स ये है खुद $7,400, शुद्ध $7,400, इसके अलावा दो सेल और है जो आपने कैश पे की है, ये और ये, क्योंकि इसके बदले भी आपके पास पैसा आया। सवाल में लिखा हुआ है कि ये भी आपने कैश पे सेल की थी, लेकिन आपने इसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ। पैसा आया, पैसा चला गया, आपने बोला क्या रिकॉर्ड करना, इसीलिए आपने उसे लिखा नहीं, लेकिन ये भी कैश पे सेल की है 9,000 और 11,500, तो ये भी आपकी कैश सेल में क्या हो जाएगी, ऐड 9,000 प्लस 11,500। अब इनको मैं मिला देता हूँ, 7,400 प्लस 9,000 प्लस 11,500, यानी कैश पे जो टोटल सेल की है वो $27,900 की मैंने कैश पर टोटल सेल्स की। इसका टोटल कर लेंगे अब आप, तो टोटल बनता है $60,650। नाम दे देंगे आप इसे टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू, जो चाहे नाम दे दें, ठीक है, टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू, उन्होंने भी दोनों ही लफ्ज़ इस्तेमाल किए। खैर, ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो आपसे कहते हैं कि आपको परचेज कैलकुलेट करके दिखा देनी है। परचेज के लिए भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न। तो परचेज के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस। और ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है भाई, मैंने क्या क्या ले लिया, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये कैश मैंने ले लिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ट्रेड पेबल पर आ जाते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। नहीं, इसको हाईलाइट नहीं करना अभी, ठीक है, इसको भी हाईलाइट नहीं करना। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस ये रहा 7,950, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 7,950। फॉर्मूला कहता है कि इसमें प्लस कर दीजिए पेमेंट टू सप्लायर्स, प्लस कर देते हैं ऐड पेमेंट टू सप्लायर्स, और ये आपके क्वेश्चन में मौजूद होगी पेमेंट टू सप्लायर। ये रहा, ट्रेड पेबल की पेमेंट किया आपने $29,000 की, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया $29,000, बहुत ज़्यादा जीरो होगा जज्बात में आकर। और फिर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो अमाउंट आया उसे कोई नाम नहीं दीजिए, छोड़ दीजिए, फॉर्मूले के मुताबिक आ जाइए। इसके बाद इसमें से लेस कर दिए ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस, लेस ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस मेरे क्वेश्चन में मौजूद था ट्रेड पेबल का 9,750,
ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ से माइनस कर दीजिए, -9750, और माइनस करने के बाद एक अमाउंट आ जाएगा 27200। ये आ गई आपके पास क्रेडिट परचेज, उधार पे जो परचेज की। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्रेडिट परचेज आ जाएगी। इसमें आप ऐड कर देंगे कैश पे अगर कोई परचेज की तो, अगर कोई कैश पे परचेज की है तो, अगर नहीं की तो बस यही जो है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, परचेज बन जाएगी। ठीक है, तो कैश पे हमने कोई परचेज नहीं की। सर ये परचेज की तो है, ये आपने इक्विपमेंट परचेज किया है भाई, आपने गुड्स परचेज नहीं की। इसका मतलब हमारे सवाल में कैश परचेज नहीं है, बस यही हमारी जो है वो फाइनल परचेज है। इसी को आप नाम दे देंगे अपनी परचेज का, टोटल परचेज का। सही है बेटा, तो ये हमारे पास सेल्स हो गई और ये हमारे पास परचेज हो गई। अब आते हैं सवाल की अगली रिक्वायरमेंट पर। ये पहला पार्ट था, अब आते हैं बी रिक्वायरमेंट पर। बी रिक्वायरमेंट में आपसे कहते हैं कि आप हमें इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दिए। बिल्कुल बनाकर दिखा देंगे। इनकम स्टेटमेंट में आप सबसे पहले लिखते हैं अपना रेवेन्यू यानी अपनी सेल्स, जो कि आपने अभी अभी मालूम की, वो लिखनी कितनी, $60,650। फिर हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में मौजूद है। ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री, कितनी है, $12,000। ओपनिंग इन्वेंट्री $12,000 यहाँ पे शामिल करेंगे। ओके भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री में फिर हम ऐड करते हैं परचेजेस। कौन सी परचेजेस, जो हमने कैलकुलेट की है अभी। हमने अपनी परचेज कितनी कैलकुलेट की है, $27,200। ये आप इसमें ऐड कर देंगे। कोई परचेज रिटर्न नहीं है, कोई कैरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यही आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गई आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देन हम इसमें से लेस कर देते हैं, अरे यार, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इसमें से लेस कर देते हैं। आज के सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री उन्होंने हमें बताई है भाई, बड़े मेहरबानी के बाद, बहुत दिनों बाद आज उन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में कितनी थी, ये रही $11,500। $11,500 ये आप यहाँ से माइनस कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाता है सर, उसे हम कह देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, $27,700। ठीक है भाई, फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप लेस कर देते हैं, यानी अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वजह ये कि वो चीज़ बहुत कम आती है, इसलिए हमारे माइंड से निकल जाती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अगर कोई अदर इनकम है तो, अगर नहीं है तो फिर हम अपने एक्सपेंसेस पे चले जाते हैं। तो भाई देखिए, आज के सवाल में इंटरेस्ट रिसीव किया आपने $600 का, ये आपकी क्या है, ये आपकी इनकम है। तो अब आप यहाँ पर पहले शामिल करेंगे अदर इनकम के नाम से। अदर इनकम में मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरेस्ट, क्या लिखा हुआ था, क्या अमाउंट कितना था इसका इंटरेस्ट का, 600। इंटरेस्ट रिसीवेबल 600, एक ही इनकम है हमारे पास। ठीक है, इसको इसमें आप ऐड कर देंगे। ओहो, अब कुछ कार्रवाई मुझे करनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इसे पहले हटा दूँ। ठीक है, चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद आप इसमें से लेस कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस को। अब एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस आपको ऊपर नज़र आए वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ शामिल कर लेंगे। एक्सपेंसेस में अगर आप आएँ तो पेमेंट साइड पे से आपको एक्सपेंसेस ढूंढने पड़ेंगे। पेमेंट साइड पर आपके पास लिखा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये नॉन करंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, बिल्कुल इसे आप शामिल करेंगे, लेकिन कैसे अभी आपको समझा देता हूँ। रेंट याद रखिए कितना है, 8,000। तो मैं यहाँ पर रेंट का नाम लिख कर छोड़ रहा हूँ, रेंट, ये बोल्ड हो गया बेचारा, बोल्ड, क्लीन बोल्ड, और 8,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये भी बोल्ड हो गया। अच्छा, एक्सपेंसेस कैसे लिखने, ये एक्सपेंसेस के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, लेक्चर देखिएगा आपको याद आएगा। एक्सपेंसेस पेड, जितने पे किए, तो रेंट कितना पे किया हमने, सर रेंट हमने पे किया, पेमेंट साइड पर लिखा हुआ है, नहीं पे किया है 8,000।
ठीक है। अब रेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है प्रीपेड। रेंट से रिलेटेड सिर्फ पॉइंट क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड ओपनिंग भी है और प्रीपेड क्लोजिंग भी है, तो सिर्फ प्रीपेड को देखेंगे। रेंट पर आ जाते हैं, एक्सपेंसेस पेड, प्लस करेंगे आप इसमें प्रीपेड ओपनिंग और माइनस करेंगे आप इसमें से प्रीपेड क्लोजिंग। एक्रूड है नहीं रेंट के हवाले से, तो सिर्फ प्रीपेड को डिस्कस करेंगे। जो पे किया है, पे कितना किया आपने रेंट 8000, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिखा हुआ है पहले से। पे किया आपने 8000। फॉर्मूला कहता है कि पेड में ऐड करेंगे प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस। तो प्रीपेड का रेंट का, प्रीपेड रेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 500, ये प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस है 500, ये आप इसमें प्लस करेंगे। और फिर फॉर्मूला कहता है कि आप इसमें से प्रीपेड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो माइनस कर देंगे। तो प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 700, वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। ये आपके पास रेंट का एक्चुअल एक्सपेंस आ जाएगा। कितना बन जाता है ये 8500 माइनस 700, तो ये बन जाते हैं $7,800 रेंट के। ठीक। अच्छा, रेंट के बाद ऊपर देखते हैं अगला एक्सपेंस क्या है मेरे पास, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6500। ठीक है, इसका भी नाम लिखकर छोड़ देता हूँ मैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको उठा के थोड़ा सा आगे कर दो। और इससे रिलेटेड भी नीचे एक पॉइंट मौजूद था, ये लिखा हुआ था, नहीं इससे रिलेटेड तो कोई पॉइंट नहीं था। चलो भाई ये नहीं है तो डायरेक्ट लिखते हैं 6500, क्या बिला वजह टेंशन लेने का, 6500। अच्छा जी, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात तो हो गई। चलो वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ पर और कोई पॉइंट नहीं। इसके बाद वेजेस का जिक्र था। वेजेस क्या हमारे लिए एक्सपेंस है सर? बिल्कुल एक्सपेंस है ना। 9000, वेजेस, ये मैंने 9000 लिखकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वेजेस से रिलेटेड नीचे पॉइंट मौजूद था, ये लिखा वेजेस ओ का मतलब है एक्रूड। ठीक है, ओ का मतलब होता है एक्रूड, तो वेजेस से रिलेटेड मेरे पास एक्रूड है, तो एक्रूड को ही माइंड में रखेंगे बस हम। एक्सपेंस के लिए फॉर्मूला यही है, एक्सपेंसेस पेड, वेजेस पे कितनी की है मैंने 9000, वो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें प्लस करना है मुझे एक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस, इसमें मुझे प्लस करना है एक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस। तो वेजेस का जो एक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, वो है 450, तो 450 में इसमें प्लस कर दूंगा, प्लस 450। और फिर फॉर्मूला कहता है कि मुझे इसमें से माइनस करना है एक्रूड का ओपनिंग बैलेंस। तो एक्रूड का ओपनिंग बैलेंस कितना था 300, वो इसमें से माइनस कर दीजिए। सही है भाई, तो ये हो जाएगा 9450 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 9150, 9150। तो ये हो गया मेरे पास एक्सपेंस वेजेस का भी। चलो वापस ऊपर चलते हैं, मैंने वेजेस को भी लिख लिया। वेजेस के नीचे ड्राइंग है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। और कोई एक्सपेंस है क्या सर? होगा तो कैसे पता, आइए ज़रा दिखाता हूँ। इक्विपमेंट को देखिएगा भाई, इक्विपमेंट मेरे पास ईयर के स्टार्ट में कितना था 11000, नेट बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के बाद मेरे पास इक्विपमेंट साल के शुरू में था 11000 का। क्या मैंने फर्दर कोई इक्विपमेंट बाय किया? जी सर, परचेज ऑफ इक्विपमेंट $2500 का आपने इस साल के दौरान मजीद इक्विपमेंट बाय किया। पहले से रखा हुआ 11000 का, 2500 का मैंने और इक्विपमेंट खरीद लिया। यहाँ पे शो करता हूँ, पहले से रखा हुआ है 11000 का, मैंने मजीद परचेज के लिए 2500 का और परचेज करूंगा तो क्या करूंगा सर? आप ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया इसमें 2500। ठीक है, तो मेरे पास टोटल इक्विपमेंट कितने का हो गया 13500 का मेरे पास इक्विपमेंट होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने अपनी बुक्स उठाकर देखी तो ईयर एंड पे जो मेरी बुक वैल्यू शो हो रही है मेरे पास, वो कितनी शो हो रही है 10500। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 13500 का होना चाहिए, लेकिन मेरा अकाउंटेंट कह रहा है कि नहीं सर, अभी जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसकी जो बुक वैल्यू है वो 10500 है, यानी 13500 के बजाय 10500 उसकी बुक वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू गिर गई। किस वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। कितना डेप्रिसिएशन है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 13500 माइनस 10500, यानी $3000 का इस पर क्या बनता है सर? डेप्रिसिएशन बनता है। सही जनाब। अच्छा, अब आ जाइए इसको लिखना कैसे, आइए ज़रा समझा लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, और इसकी कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। जो कुछ भी किया है वो सब शो कर दीजिए। क्या किया आपने? आपने 11000 में पहले 2500 को ऐड किया, यहाँ लिख देता हूँ 11000 प्लस 2500, और फिर आपने इसमें से 10500 को लेस कर दिया। 10500 ही थे ना,
हाँ नहीं 11,500 था, नहीं हाँ 10,500 था, ये आपने इसमें से लेस कर दिया तो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू बन जाती है भाई $3,000। बस यही आपके कुल एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है, चाहे तो आप पढ़कर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कोई एक्सपेंस है नहीं और यहाँ अब कुछ बचा नहीं, सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। इनका टोटल कर लेंगे आप, टोटल बनता है इसका $26,450 और ये एक्सपेंसेस जो है वो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, यानी जो अभी आपका प्रॉफिट आया था उसमें से आप इसे माइनस कर देंगे। $7,100 का हमारे पास क्या बच जाता है, प्रॉफिट बच जाता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर। चलो भाई, ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट हो गई। अब चलते हैं सवाल की अगली रिक्वायरमेंट पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हालांकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होना चाहिए, पुराना ईयर है तो पुराना लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कर लेते हैं हम इसे। ठीक, अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए कहते हैं आपसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप सबसे पहले लिखेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या मौजूद है भाई, इक्विपमेंट मौजूद है। अब जो भी वैल्यू लिखनी है आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो ओपनिंग वैल्यूज अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें हर चीज़ की कौन सी वैल्यू चाहिए, क्लोजिंग वैल्यू चाहिए। तो इक्विपमेंट की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, $10,500। ठीक है, इक्विपमेंट $10,500, ये इकलौता मेरे पास जो है वो नॉन करंट एसेट है और कोई मेरे पास नॉन करंट एसेट्स नहीं है। चलो अब इसके बाद बारी आ जाएगी किसकी, करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है $11,500 की, ओपनिंग पहले लिख चुके थे, अब क्लोजिंग की बारी $11,500, ये आपके लिए करंट एसेट्स में आ जाएगा। इन्वेंट्री पैसे भूल गया, यहाँ पे लिखा हो, चलो क्लोजिंग इन्वेंट्री $11,500। ठीक है, चलो वापस ऊपर चलते हैं और इन्वेंट्री के बाद अब है ट्रेड रिसीवेबल, है ना। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, $18,350, ये आप यहाँ पे शामिल करेंगे, इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, 18,350। ट्रेड की स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रेड रिसीवेबल पैसे भूल गया फिर से, 18,350 थे शायद, 18,350। ठीक है भाई, अच्छा वापस चलते हैं ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके बाद ट्रेड पेबल, ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। वेजेस, ओ का मतलब एक्रूड, एक्रूड अगर देना है तो ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी, तो बिल्कुल वेजेस हमें देनी है तो ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड क्या है सर, ये हमारे लिए करंट एसेट है। अगर आपने रेंट का पैसा एडवांस में दिया हुआ है तो आप ये पैसा एडवांस का पैसा वापस ले सकते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, करंट एसेट है। और जितने भी प्रीपेड होते हैं उसे हम शो करते हैं किस नाम से, अदर रिसीवेबल्स के नाम से, तो आप यहाँ पर शो करेंगे अदर रिसीवेबल्स के नाम से। और इसके पैसे कितने थे, 700। ठीक है, रेंट प्रीपेड क्लोजिंग लेना है, कितना है, 700 इसका अमाउंट है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे $700। ठीक है भाई, अच्छा इसके अलावा और कोई करंट एसेट, जी सर हो सकता है, क्या, बैंक, बैंक भी आपके लिए क्या है, करंट एसेट। अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट में हो तो, अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड में आएगा तो फिर ये आपके लिए करंट एसेट नहीं बल्कि करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो पहले ज़रा चेक करते हैं कि बैंक का बैलेंस क्या शो होता है, ज़रा गौर से समझिएगा मेरी बात को, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3950, किस साइड पर है, डेबिट साइड पर। तो मैं यहाँ शो करता हूँ बैंक का ओपनिंग बैलेंस 3950। ठीक है, ये किस साइड पर है, डेबिट साइड पर। इसके बाद जो टोटल हमारे बैंक में पैसा आया वो कितना आया, सर ये टोटल आपके बैंक में पैसा आया, यही आया ना। ठीक है, तो इनका टोटल करूं अगर मैं, हालांकि टोटल शो हो रहा है यहाँ पे कितना, 40,000, सम बनता है इसका 40,000, आप चाहें तो कर देख लीजिएगा। तो टोटल मेरे बैंक में जो पैसा आया है वो 40,000 आया है, 40,000 मेरे बैंक में आया है टोटल डेबिट। ठीक, और गया कितना है, ये सारा पैसा मेरे बैंक से गया है, टोटल करूं तो टोटल कितना बनता है इसका, 46,000 इसका टोटल बनता है, आप चाहें तो करके देख लीजिए, इसका टोटल बनता है 46,000। तो 46,000 आपके बैंक से पैसा गया है, 46,000 क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ये दोनों पैसा, सर अब आप कुछ भूल गए हैं, ये भी तो सर आए हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये पैसा आया भी और ये पैसा गया भी,
तो आप एक दफ़ा इसे यहाँ लिखें और एक दफ़ा यहाँ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। आप चाहें तो अपने रिसिट के अंदर यानी डेबिट के अंदर ये 20,500 शामिल करें और फिर क्रेडिट के अंदर भी ये 20,500 शामिल करें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। खैर ये दोनों पैसा डेबिट है, डेबिट का मतलब ये दोनों पैसा आया है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितने बनते हैं? 43,950। ये वो पैसे हैं जो मेरे बैंक में आए हैं यानी डेबिट में। और क्रेडिट कितने हुए? 46,000। क्रेडिट का मतलब मेरे बैंक से पैसा गया, तो 43,950 में से जो क्रेडिट हुआ उसे क्या कर दीजिए? माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद आंसर आता है 2050, यानी मेरे बैंक में पैसा आया है 43,950 और गया कितना है? 46,000। जितना पैसा आया उससे ज़्यादा पैसा मैंने बैंक से निकाल लिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर आपने अपने बैंक से ज़्यादा पैसा अगर निकाल लिया तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है, यानी नेगेटिव में शो हो रहा है 2050। अगर नेगेटिव है तो ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी यानी ये मेरे लिए एसेट नहीं है। सही जनाब? तो मेरे पास बैंक का बैलेंस है तो सही, लेकिन वो लायबिलिटी के तौर पर है। यार अब यहाँ पे एक लाइन मिटा नहीं सकता मैं, तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ। इसका टोटल यही बनता है क्या? यही बनता है। तो ये आ गया आपके करंट एसेट्स, ये आ गया नॉन करंट एसेट्स। इन दोनों का टोटल कर लें तो बनता है 41050। ठीक है भाई, ठीक है सर। चलो अब आ जाते हैं हम अपने अगले पार्ट पर। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर खिचड़ी पकानी पड़ेगी। इस पोर्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। अच्छा, कैपिटल का आप लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं, बल्कि कैपिटल का लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है सवाल में? आप देखें तो ये लिखा हुआ है $35,000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस $35,000। कैपिटल में हम ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर को। क्यों ऐड करते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से जो मेरा कैपिटल यानी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट से मेरा कैपिटल बढ़ जाता है, इसीलिए मैं अपने कैपिटल में प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। प्रॉफिट कितना आया? $7,100, वो आप इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, ऐड कर दीजिए। ऐड करके आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट ये आ गया कितना? $42,100। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें से लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं हम इसमें से? सर हम इसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं क्या ड्राइंग्स हैं या नहीं है। बिल्कुल सर, ड्राइंग का जिक्र कहीं नज़र तो आया था, एक नज़र से गुजरा था। ये रहा ड्राइंग है $11,500 की ड्राइंग की है आपने। ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए ड्राइंग हम अपने कैपिटल में से क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं $11,500। तो इसमें से माइनस कर दीजिए $11,500। अब जो आंसर आएगा आपके पास, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। यानी इस वक्त का जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वो ये है $30,600। यानी जो ये वैल्यू यहाँ पर मिसिंग थी ना क्लोजिंग कैपिटल की, वो कितनी बनती है? $30,600। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। चलो वापस चलते हैं अब सवाल में, एक लाइन यहाँ से खा जाते हैं। अब बारी है नॉन करंट लायबिलिटी की। अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी है तो ये यहाँ से हटा दो भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एक मिनट दीजिएगा भाई मुझे बस। सही है। अगर आपके सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी है तो यहाँ पे शामिल करेंगे। चेक करते हैं कोई नॉन करंट लायबिलिटी है। नहीं जी, हमारे सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी मौजूद नहीं है। तो नॉन करंट लायबिलिटी को हटाकर मैं यहाँ पर डायरेक्ट हेडिंग डाल लेता हूँ करंट लायबिलिटीज़ की। ओके, करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास लायबिलिटीज़ बिल्कुल मौजूद हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली लायबिलिटी तो है ट्रेड पेबल। क्लोजिंग बैलेंस आपको इसका लिखना है, कितना है? 7950। ट्रेड पेबल 7950। ट्रेड पेबल 7950। ठीक है, चलो वापस चलते हैं ऊपर। इसके अलावा चेक करते हैं क्या और कोई लायबिलिटी है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एक और लायबिलिटी है आप पर। वेजेस एक्रूड है, यानी ओ है, आपको देनी है। कितनी देनी है? 450 देनी है। तो ये भी आप पर क्या है? लायबिलिटी है। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? अदर पेबल्स के नाम से। 450 अदर पेबल्स के नाम से। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि बैंक का बैलेंस भी है, वो ओवरड्राफ्ट शो रहा है यानी नेगेटिव है 2050। अगर बैंक नेगेटिव शो हो तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी है 2050। यहाँ पे शो कर देते हैं 2050।
अच्छा नहीं लग रहा, 2050, और नाम दे देंगे आप इसे बैंक ओवरड्राफ्ट का। चलो वापस चेक कर लेते हैं, एक बार तसल्ली कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ये सब लाल लाल हो गया, ये सब लाल लाल हो गया, और इक्विपमेंट हम ले चुके हैं, ये भी लाल लाल हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। चलो भाई टोटल कर लीजिए अब आप इसका, और टोटल इसका ये बनता है, और लेट्स सी कि इसका टोटल ये बनता है कि नहीं बनता। टोटल आता है 41050, 41050। क्या बात है भाई, क्या बात है, खुशी की इंतहा नहीं रहती जब ये टोटल बराबर आ जाता है ना। ठीक है, तो सही है बिल्कुल। तो भाई ये सवाल हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, कोई इसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।